In last class, what we discussed about the different types of the foreign intermediaries, right? We discussed about the different आपके marketing middlemen, international marketing middlemen, ठीक है? Now today we are going to understand that what is the marketing environment and the internal distribution. यानी marketing environment क्या है और internal distribution क्या है. Then we understand about the 4 C's. फिर हम 6 C's के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एंड अभी हम पढ़ते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. ठीक है. सो आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है दैट इज नॉट, अगर आप सारे इंटरनेशनल मार्केट को देखो तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम यूज नहीं कर सकते हर एक मार्केट के लिए. हर एक इंटरनेशनल मार्केट में सेम आपका जो चैनल है वो यूजफुल और यूटिलाइज नहीं हो सकता है. तो ऐसे केस में आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं और डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट में क्या क्या सिमिलैरिटी है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे. ठीक है. जो बेसिक फैक्टर्स है वो चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करता है. ठीक है. अब यहाँ पर वैसे ही फॉरेन मार्केट को भी बेसिकली कुछ आपके फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं. अब यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स को देखते चले जाएंगे. ठीक है. यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स में लिखा है, इस पे छोटे छोटे पॉइंट्स को बनाते चले जाएंगे. क्लियर है. A particular distribution channel best suited for the product in one market may be inappropriate for the another market. Sometimes the exporter will have to take the existing distribution system in foreign market for granted. यहाँ कहने का मतलब वही सेम चीज है जो मैंने बताया कि एक सिंगल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है मे भी आप इसी के थ्रू अपने डोमेस्टिक मार्केट को कवर कर रहे हो और कई बार इसी वाले चैनल को हम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं. एग्जाम्पल में देखेंगे व्हेन कस्टमर जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं पर्टिकुलर सोर्स से, तो ऐसे केस में वो दे डिड नॉट स्विच टू द अदर बिजनेस सोर्स. ठीक है. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई बार जो होता है जो एक्सपोर्टर होते हैं यानी कि जो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सेम डोमेस्टिक मार्केट की तरह उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. यानी कि जो इनका जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज सिमिलर इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इन द फॉरेन मार्केट एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के फीचर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट है विद इन कंट्री चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली आपके कंज्यूमर गुड्स का जो होता है वो वैरी करता है. विद इन कंट्री चैनल्स यानी कि एक कंट्री यानी डोमेस्टिक कंट्री में जो चैनल है वो कई बार दूसरे कंट्री में वैरी करता है. पहले वाले में सिमिलर, सेकेंड वाले में वैरी. अब फूड चैनल्स को अगर हम यूएसए की देखें, मतलब फूड चैनल्स का मतलब क्या है, बेसिकली फूड चैनल का मतलब क्या हुआ जहां पर हम एफएमसीजी फूड्स वगैरह को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है. क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो यहाँ पर इन यूएसए अगर हम देखें तो सुपरमार्केट जो है वो डोमिनेटेड प्लेस में है. यानी लार्ज जो आपके सुपरमार्केट्स हैं दैट इज इन द डोमिनेटेड प्लेस. इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले तो देयर इज सुपरमार्केट, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए, अगर हम यूएसए की बात करें तो इन दैट केस वहां पर जो डोमिनेटेड प्लेस है यानी वहां होलसेलर मैन्युफैक्चरर डोमिनेटेड प्लेस में नहीं है बल्कि द रिटेलर्स आर इन द डोमिनेटेड प्लेस. ठीक है. मतलब वहां के सुपरमार्केट जो है वो डोमिनेटेड प्लेस में है. ठीक है. फ्रांस में जो है सुपरमार्केट की जगह पे जो छोटे मोटे फूड रिटेलिंग और स्मॉल मर्चेंट है वो डोमिनेटेड प्लेस में है. इंडिया की बात अगर हम करें तो बहुत सारे छोटे छोटे से आपके रिटेल स्टोर्स जो होते हैं, जनरल स्टोर, वो डोमिनेटिंग प्लेस में है. कहने का मतलब ये है. अच्छा, आप लोग में से बहुत लोग के कुछ नोन रिलेटिव्स बाहर रहते हुए यूएसए में रहते होंगे, तो कभी भी उनसे क्वेश्चन कीजिएगा कि फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू परचेज द वेजिटेबल्स एंड द एफएमसीजी गुड्स, फूड और ये सब गुड्स कहाँ से आप खरीदते हैं. देन दे विल से दैट वी आर परचेजिंग द फूड्स फ्रॉम द सुपरमार्केट्स, राइट. द क्वेश्चन इज नाउ अराइजेस व्हाई, बिकॉज वहां पर आपके यूएस वगैरह में ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ज्यादा है, सुपरमार्केट्स प्रोडक्ट को सेल करते हैं. बट इन इंडिया आई विल से स्मॉल छोटे छोटे वेंडर्स, पेडलर्स, ठेले वाले ये भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डेली यूज वाले प्रोडक्ट को सेल करते हैं. So the scenario in the both market, international market, is totally different. If we talk about USA,
their supermarket is dominated. If we'll talk about the India, then there is a small peddlers, hawkers, ठीक है, तो ये ज्यादा डोमिनेटेड प्लेस में है, ठीक है। अब इसी चीज को हमें ध्यान रखना है क्योंकि वहां यूएसए में ज्यादा आपके सुपर मार्केट्स हैं, वहां पर इस तरीके के प्रोडक्ट जो है जो इजिली मतलब आपको हॉकर्स पेडलर सेल नहीं करते, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट व्हिच वन इज इन द डोमिनेटिंग प्लेस। सो व्हाट द फर्स्ट जो फैक्टर होगा जो इफेक्ट करता है आपके फॉरेन और डोमेस्टिक मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन को इज द प्रोडक्ट, यानी कौन से प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है, बल्कि प्रोडक्ट है, डेली यूज वाले प्रोडक्ट है, कंज्यूमेबल गुड्स है, तो ये पहला रीजन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो होगा कि आपके जो डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट है उसमें डिफरेंट आपका क्या है सिनारियो है, यानी हर एक जगह पे इंटरमीडियरीज कहे या जो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक जो आपका मीडिएटर है वो डोमिनेटेड प्लेस में, जैसे यहाँ पर रिटेलर्स हैं बट स्मॉल रिटेलर्स, हॉकर्स, पेडलर्स, जनरल स्टोर्स, ये सारे हैं यूएसए में सुपरमार्केट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर हम सिर्फ रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स कौन होते हैं, जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, फाइनल जो आपके चेन के जो होते हैं, फाइनल तो कंज्यूमर होते हैं, उससे पहले आपके रिटेलर होते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, बाय रिटेलर्स, कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा पर्सनल अटेंशन पे बेस्ड होता है। कैसे पर्सनल अटेंशन पे बेस्ड होता है, जैसे कि आबिद गया मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने, तो आबिद ने शॉपकीपर को कहा कि भाई मुझे ये चिप्स का पैकेट दो, तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सनल अटेंशन है, यानी एक जो शॉपकीपर है वो एक कंज्यूमर पे अटेंशन दिखा रहा है और प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है रिटेलर के द्वारा वो बहुत ज्यादा पर्सनल होता है, और यहाँ पर कस्टमर जो है ना यहीं पर बार्गेन भी करते हैं, यानी 20 रुपए की चीज 10 रुपए में, 8 रुपए में, यू विल स्टार्ट बार्गेनिंग, तो यहीं पर वो कस्टमर जो है बार्गेन भी करते हैं रिटेलर के पास, ठीक है। अगर हम इंडिया में देखें तो बार्गेनिंग सिस्टम और पर्सनल अटेंशन जो है वेस्टर्न कंट्री से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। हाई इनकम जो अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां सेल्फ सर्विस का कंसेप्ट ज्यादा है, यानी लोग जो है वहां प्रोडक्ट खुद उठाते हैं, खुद रखते हैं, बिलिंग कराते हैं और प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं। सो वी कैन से द सिनेरियो ऑफ द बोथ मार्केट, हम यहाँ पर मार्केट को देखेंगे, थर्ड में है कि आपके टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, ये कह सकते हैं रिटेलर का अटेंशन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, इन दिस केस इंडिया में आपका जो अटेंशन है, इंडिया में जो अटेंशन है किसका, कस्टमर के लिए आपके रिटेलर का, वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू किससे कंपैरिजन में, यूएसए में। यूएसए में सेल्फ सर्विस कंसेप्ट है, और यहाँ पर है कि भाई आप अगर छोटे मोटे रिटेल स्टोर में जाओगे तो दे आर गोइंग टू पे अटेंशन, दे विल आस्क दैट व्हाट डू यू वांट, राइट। तो थर्ड पॉइंट आपका यही हो गया कि सर्विस जो है, यस, थर्ड पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिटेलर। पहला पॉइंट था दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सुटेबल है। सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज द डोमिनेटेड प्लेस या डोमिनेटिंग जो प्लेस है आपका, ठीक है, किस चीज के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए, तो आपका सुपरमार्केट वगैरह हो गया यूएसए में, और इंडिया में हॉकर्स, पेडलर्स जो वेजिटेबल फ्रूट्स आपको घर तक, दरवाजे तक ला करके प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स, यानी जो रिटेलर्स को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें रिटेलर जो सर्विस दे रहे हैं कंज्यूमर को, तो दैट इज टोटली डिफरेंट इन इंडिया एज कंपैरिजन टू यूएसए। क्लियर हो गया सबको, एवरीवन, ठीक है। यूएसए में कंसेप्ट कैसे चलता है राना, रिटेलर का, वहां पर सेल्फ सर्विस चलता है। सेल्फ सर्विस का मतलब है आपको सुपरमार्केट में जाना है, प्रोडक्ट उठाना है और फिर बिलिंग कराना है, फाइनल, डन, राइट। इन द नेक्स्ट कंसेप्ट अगर हम इंडिया में देखें तो द कंज्यूमर्स के प्रति बेसिकली अटेंशन किसका ज्यादा होता है, रिटेलर्स का। क्लियर हो गया, डन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय द रिटेलर्स वेरीज, टेंडिंग टुवर्ड ग्रेटर स्पेशलाइजेशंस इन द लोअर इनकम इकोनॉमीज। व्हाट डज इट मीन कि जो असॉर्ट मतलब जो गुड को हम हैंडल कर रहे हैं, बेसिकली रिटेलर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से गुड्स को हैंडल करते हैं, अलग तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं। जिस तरीके का रिटेलर होगा उसकी जो बेसिकली आपका बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, उसका जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। हाउ, इफ यू विल विजिट द बिग बाजार, if you will visit the Reliance,
what you will see that everything is managed in the very proper way. ठीक है, everything will be you will get each and every kind of material as well. यानी महंगे महंगे प्रोडक्ट से आपको सस्ते प्रोडक्ट्स भी वहां इजिली अवेलेबल हो जाते हैं. बट इफ यू सी टू द मतलब अपने आसपास वाले रिटेलर्स को देखेंगे तो दे आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्ट एज सच लाइक द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपरमार्केट. करते हैं वो अरेंज? दैट वेरीज, राइट? रिटेलर टू रिटेलर जो आपके अरेंजमेंट होंगे फूड प्रोडक्ट के, असॉर्टमेंट होंगे, आप जो प्रोडक्ट परचेज करोगे, जैसे आसपास की लोकेलिटी में आप देखना बहुत लोगों के पास ज्यादा मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होता है. Why? That is totally depend upon the society where that retail shop is situated. वहां के आसपास के कंज्यूमर कौन कौन से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में रिटेल जो है, रिटेलर जो है वो मार्केट से उतना ही प्रोडक्ट को परचेज करता है. सो दिस टोटली वैरीज. यानी कि रिटेलर्स जो होते हैं, बड़े रिटेलर भी होते हैं, छोटे रिटेलर भी होते हैं, उनका जो ये पूरा सिचुएशन जो है ये पूरा वैरी करता है, यानी अलग अलग. ठीक है, मतलब गुड को हैंडल करने का तरीका, गुड को क्लासिफाई करने का तरीका, दैट इज टोटली डिफरेंट एंड दैट इज वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिटेलर्स. समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर बेसिकली हम कहें तो ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. यानी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द डोमेस्टिक मार्केट. और इंटरनली प्रोडक्ट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, होलसेलर से रिटेलर, मिडलमैन, एजेंट्स, राइट? तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जो रिटेलिंग सिस्टम जो है दैट इज मतलब पैरेलल है, मतलब वो बिल्कुल सोसाइटी के हिसाब से रिटेलिंग सिस्टम होता है. कुछ एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं जो आपके मतलब बोल सकते हैं लग्जरियस प्रोडक्ट को दिखाते हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं. जैसे एग्जांपल में रेमंड का शोरूम, गुची का शोरूम, राइट, ऑडी का शोरूम. दीज आर द एक्सक्लूसिव स्टोर्स. एक्सक्लूसिव स्टोर्स वैसे स्टोर्स होते हैं, एक तो पहली चीज वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे एक रीजन में, एक रीजन में वो एक या दो हार्डली प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जैसे ऑडी का शोरूम आपको हर जगह नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन आपको अगर बिस्किट का एक पैकेट लेना, यू विल गेट इट एवरीवेयर. ट्रू और नॉट? सो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कुछ जो रिटेलिंग जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा क्लास स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है. क्लास स्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर के हिसाब से. वेल्दी लोगों के लिए अलग से स्टोर्स है, मिडिल इनकम वाले लोगों के लिए अलग से स्टोर, मतलब दिस काइंड ऑफ वे. दे आर नॉट सेपरेटिंग द सोसाइटी. वो सेपरेट नहीं करते सोसाइटी को, बट ऑटोमेटिकली इट्स सेपरेटेड. जब हमें पता है वी कैन नॉट एबल टू अफोर्ड द गुची, वी आर नॉट द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ गुची, राइट? दैट इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट. पराडा एंड ऑल दीज आर बहुत, पराडा इज अ बोल सकते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव लग्जरियस ब्रांड है. हैंडबैग्स एंड ऑल ये सब मिलता है उसमें. तो ये जो चीजें हैं इनको हम नहीं खरीद सकते, तो ऑब्वियसली ये अपने आप ही क्लासिफाई हो जाता है कि वेल्दी लोग ही जाकर के परचेज करते हैं प्रोडक्ट. तो रिटेलिंग सिस्टम जो है वो क्लास स्ट्रक्चर के हिसाब से पैरेलली चलता है. सोसाइटी में जैसे जैसे लोग हैं, जिस तरीके का उनका इनकम ग्रुप है. कुछ एक्सक्लूसिव स्टोर हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेल्दी लोगों को कैटर करते हैं, कैटरिंग मतलब प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स को. कुछ जो है जो मिडिल क्लास को करते हैं, जैसे आपके कुछ नॉर्मल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या फिर नॉर्मल ब्रांडेड शॉप्स वगैरह हो गए. कुछ जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही लो इनकम ग्रुप्स के लिए है, जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज मार्केट होता है. जैसे कि आपके मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, डेली जो मार्केट लगते हैं गांव वगैरह के एरिया में, जो बहुत हाट वगैरह. तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि जो रिटेल सेक्टर है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड to cater or provide the product according to the different level in the society. Whose level? Consumers level. Low income वालों के लिए हाट है, ठीक है, हाट प्रेजेंट है. फिर आपके छोटे मोटे मार्केट्स लग जाते हैं, ठीक है, या फिर जो आपने देखा होगा बहुत जगह पे मंडी लगती है. तो दिस इज फॉर द लो इनकम ग्रुप. ऐसा नहीं कि हम मिडिल इनकम नहीं जाते, वो भी जाते हैं, बट अगर हम स्पेसिफाई करें तो लो इनकम ग्रुप के लोग ज्यादातर वहां जाते हैं. एक्सक्लूसिव स्टोर जो एक्सेसिव लग्जरियस प्रोडक्ट को सेल करता है, वहां हम लोग भी नहीं जा सकते, मिडिल क्लास भी नहीं जा सकते, एक्सेसिव रिच पीपल जाते हैं. एंड मिडिल क्लास पीपल आर लाइक दैट, दे आर बेसिकली गोइंग टुवर्ड द आप बोल सकते हैं चीप ब्रांड की तरफ जाते हैं, या फिर अपने नॉर्मल आसपास के स्टोर की तरफ. ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है कि जो रिटेलिंग सेक्टर है बहुत ज्यादा अलग है, डिफरेंट है, और प्रोडक्ट भी जो वो जैसा सेल करेगा उस हिसाब से उसने अरेंजमेंट करके रखा है. ठीक है, नेक्स्ट. यस राना.
रिटेल इज द प्रोसेस, रिटेल जो है बेसिकली आपका प्रोसेस है जहां पर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर तक प्रोवाइड करते हैं। रिटेल का मतलब ये होता है कि जब आपका होलसेलर जो है वो बल्क में प्रोडक्ट को उठाता है तो इस प्रोडक्ट को हम छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो रिटेलर इस प्रोडक्ट को परचेज करके फाइनली कंज्यूमर तक प्रोवाइड कराते हैं। जो भी सेक्टर कंज्यूमर के साथ डील करता है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज रिटेल सेक्टर। क्लियर हो गया? कंज्यूमर तक जो आएंगे, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहां सिर्फ याद रखिए कंज्यूमर बहुत बड़ा टर्म है, कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे दे आर बेसिकली रिटेल, रिटेलर होंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो रिटेल का मतलब समझ में आया? रिटेल क्या होता है? वो सेक्टर जो बेसिकली कंज्यूमर को गुड्स और सर्विसेज, फाइनल कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हम कि अगर हम बात करें सुपरमार्केट की, इफ विल टॉक अबाउट द सुपरमार्केट, तो यहाँ पर सुपरमार्केट का और चेन स्टोर का भी एक डोमिनेंट पोजीशन हो चुका है। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या है? अब बिकॉज ऑफ द LPG, liberalization, privatization and globalization, being a student, all of you, I think you all know about the LPG. Nowadays, अभी का जो सिचुएशन है, जो अभी का टर्म है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो आए दिन आपके फूड चेन ओपन हो रहे हैं, नए नए सुपरमार्केट्स ओपन हो रहे हैं, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, उसके बाद फिर आपके रिलायंस जो है, रिलायंस स्टोर हो गया। तो देयर आर मल्टीपल स्टोर, राइट? सुपर आपका ये तो हो गया कि रिटेलिंग का जो है बेसिकली पैरेलल टू सोसाइटी एक्सक्लूसिव स्टोर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करें तो अभी डोमिनेंट पोजीशन पे आपके कौन से मार्केट है? चेन स्टोर है और सुपर मार्केट है। कहां पर? जापान में और यूएस में। इंडिया में भी चेन स्टोर्स काफी ज्यादा ओपन हो चुके हैं। एलपीजी के बाद बहुत सारे एमएनसीज आए और एंटर हुए और है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट पोजीशन, तो अभी भी वैसा सिचुएशन नहीं है इंडिया में कि ओवरऑल सिर्फ सुपर मार्केट्स और चेन स्टोर्स ही हैं, है ना। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि ये जो कंट्रीज हैं इनको मतलब ये इतने ज्यादा वेल डेवलप्ड है, दे आर सो मच वेल डेवलप्ड दैट दे डोंट हैव एनी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो अगर हम सिर्फ यूएस और जापान में अगर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द डोमिनेंट पोजीशन एंड हु आर दे? सुपरमार्केट्स एज वेल एज इन द चेन स्टोर्स जो हैं वो हैं क्या? आपके डोमिनेटिंग पोजीशन पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक मास सुपीरियर, यानी कि डोमिनेंट का मतलब वो जिसका चलता है, मतलब जिस टाइप के स्टोर्स का वहां पर ज्यादा मार्केट है, ठीक है। मोनोपोली सुना है ना, डोमिनेंट पोजीशन को कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है आपका, अगर हम मास मर्केंडाइजर की बात करें तो यूएस में के मार्ट वगैरह है जो ह्यूज ऑर्डर लेता है सप्लायर से और उसके बाद अपने पास इन्वेंट्री रख लेता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि वो प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे अपना सेल करता है। अब वही यूरोप में कहा जाए तो ऐसा कोई ह्यूज चेन ऑपरेशन नहीं है, बट यूएस में इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं जो ह्यूज ऑर्डर लेती हैं एंड फिर उस प्रोडक्ट को क्या करती हैं? वो सप्लाई कर देती हैं, ठीक है। यानी सप्लायर से पूरा बहुत सारा मटेरियल उठाया होलसेल की तरह और उसके बाद उसको सेल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुछ इंटरनेशनल रिटेलिंग फर्म्स भी हैं, जैसे आपके स्पेंसर हो गया, मदर केयर हो गया, बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, पिज्जा हट हो गया, ये सारे आपके इंटरनेशनल रिटेलिंग फर्म्स हैं। और इंडिया में ये कैसे एंटर हुए हैं? फ्रेंचाइजी के थ्रू। किसके थ्रू एंटर हुए हैं ये? फ्रेंचाइजी के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ स्पेशलाइज्ड रिटेलर्स भी हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड रिटेलर्स का मतलब जो सिर्फ फूड बनाते हैं, जो सिर्फ कपड़े बनाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट को अपने साथ रखते हैं। मैकडी जो होगा दैट इज स्पेशलाइज्ड रिटेलर बिकॉज दे आर ओनली डीलिंग विद द मेकिंग फूड, बस फूड बना रहे हैं, और वो भी कौन सा फूड? फास्ट फूड, राइट। तो यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल रिटेलिंग फर्म है जो 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में काम करते हैं, और उसके अलावा ये जनरल मर्केंडाइजर्स भी हैं और साथ साथ में स्पेशलाइज्ड रिटेलर्स भी हैं, ठीक है। इंटरनेशनल अगर मार्केट में बात करें तो मैंने एग्जांपल्स तो बता ही दिया आप लोगों को, पिज्जा हट, स्पेंसर, फिर आपके स्पेंसर आप लोगों ने देखा है कहीं? स्पेंसर जो है दैट इज द लाइक अ बिग बाजार, ठीक है। तो आई डोंट नो, पटना में इट इज नॉट प्रेजेंट बट इन
उसके अलावा अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो ऑब्वियसली है कि मतलब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डोमिनेशन की किसका ज्यादा डोमिनेशन है, रिटेल सेक्टर में, सुपरमार्केट का, नॉर्मल मार्केट का. So these are the basically factors, or we can say this is the scenario of the international distribution and the types of retailers and जो उनके retailers जो है उनके types basically. जो भी डोमिनेंट पोजीशन पे है रिटेलर्स में, तो पता लग गया सुपरमार्केट वगैरह कहाँ पर है, यूएस वगैरह पे है. इंडिया में आज भी आपके अनऑर्गेनाइज मार्केट है. क्लियर हो गया. उसके बाद कुछ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल रिटेल फर्म्स वगैरह हैं. तो ये पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है आपके चैनल के सिलेक्शन को, मतलब कौन से चैनल को यूज करो. अच्छा मैं एग्जांपल में बताती हूँ. जैसे मान लीजिए कि आपका मदर डेयरी है. मदर डेयरी सब लोगों ने सुना है. हाँ, मिल्क, आइसक्रीम एंड मल्टीपल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट से बनाता है. अगर मान लो कि जो ये आप, हाँ, लेकिन अगर अभी आप देखो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो आपके डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स हैं, आपको क्या लगता है इसके लिए शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करना चाहिए, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. व्हाई? बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज नॉट पेरिशेबल. इसको स्टोर नहीं किया जा सकता लॉन्ग टर्म के लिए. तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान रखेंगे अगर हम कोई भी चैनल को बेसिकली अगर हम चूज करते हैं. तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीजें होंगी? यूनिट वैल्यू, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने रखा है उसका वैल्यू क्या है. अगर ये मार्कर को देखें तो इसका वैल्यू 20 रुपए है. अगर वही हम गोल्ड के किसी छोटे से प्रोडक्ट का देखें तो उसकी वैल्यू लैक्स में भी हो सकती है. राइट. सो वैल्यू क्या है प्रोडक्ट का, वो मैटर करता है आपका. अगर जैसे गोल्ड होता है ना, तो इसको कोशिश किया जाता है विदाउट ज्यादा इंटरमीडिएरी को इंटरफेयर करवाए हुए सप्लाई करना. ठीक है. यूनिट वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सकता है या नहीं. बल्कि प्रोडक्ट है, अगर बल्कि प्रोडक्ट है यानी भारी प्रोडक्ट है, तो उसमें भी हम ज्यादा मीडिएटर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बल्कि प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्पेस भी लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. समझ में आई बात? स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, कौन कौन सी सर्विस रिक्वायर्ड है उस प्रोडक्ट के लिए. सो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फैक्टर है दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द बेसिकली चैनल सिलेक्शन. नेक्स्ट है कि मार्केट और मार्केट एंड कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, तो जैसे साइज एंड लोकेशन हम देखें मार्केट का, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके चैनल सिलेक्शन को इफेक्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट है मिडल मैन कैरेक्टरिस्टिक. मिडल मैन कितना, उसकी एबिलिटी कितनी है, वो कितना विलिंगनेस, यानी कि वो कितना प्रोडक्ट को सेल करने और आगे पहुंचाने के लिए बेसिकली विलिंग कर रहा है, यानी खुद चाहता है वो कि वो आगे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करे. ठीक है. और वो कितना ज्यादा प्रोडक्ट को पुश कर रहा है. ध्यान रखो कि अगर आपके मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोडक्ट को उसने बना दिया, बट फाइनली तो रिटेलर के थ्रू ही जाना है ना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक. अभी तो चलो डायरेक्ट मार्केटिंग भी चल रही है ई कॉमर्स के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं रिटेलर्स इन्वॉल्व होते हैं. और रिटेलर्स अगर आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे आगे कस्टमर की तरफ, तो क्या लगता है आपको फायदा होगा या नुकसान? एग्जैक्टली. अगर आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर, अगर आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट को रिटेलर सेल नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली यू आर नॉट एबल टू गेट द गेन. तो यहाँ पर मिडल मैन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? मिडल मैन जो है वो आपसे कितना मार्जिन ले रहा है प्रोडक्ट पे, आपके प्रोडक्ट को वो कितना प्रमोट कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो द फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग, और बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस करता है जो चैनल के सिलेक्शन को. कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी प्रोडक्ट किस तरीके के बनाता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है चैनल के साथ. ठीक है. उसकी मार्केटिंग पॉलिसीज क्या है. तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं फैक्टर्स. उसके कॉम्पिटिटर्स की कैरेक्टरिस्टिक, मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करोगे तो जो इंक्लूडेड कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनका क्या बेसिकली सिचुएशन है. ठीक है. कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपके जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर हैं वो किस तरीके के चैनल को यूज कर रहे हैं. अभी एग्जाम्पल में देखो, बीबा हो या डब्लू हो, हर एक सिचुएशन में आप देखना कि वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, अब अपने साइट और ऑनलाइन साइट के थ्रू भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, दूसरे ई प्लेटफॉर्म को भी यूज करते हैं, जैसे अमेजोन को यूज करते हैं, जैसे कि वो दूसरे फ्लिपकार्ट को यूज करते हैं, और उनके स्टोर्स भी हैं. तो ये मल्टीपल चैनल को यूज कर रहे हैं. राइट. यस. बीबा इज अ कुर्ताज ब्रांड, कुर्ता का ब्रांड है. तो कॉम्पिटिटर्स के नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
कि यहाँ पर यही कंपनी का कॉम्पिटिटर्स की कैरेक्टरिस्टिक, अब एक किसी ने जो भी फॉलो किया, मिक्स अप्रोच किया, तो बाकी जो है वो भी उसी को फॉलो करेंगे, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे कॉम्पिटिटर से। सो आपके कॉम्पिटिटर जैसा जैसा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करेंगे, यू विल ट्राई टू यूज दैट ओनली। बट हाँ, याद रखिएगा कॉम्पिटिटर वही होंगे जो आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं। Like if someone have dairy products and someone have basically metal products, you cannot, they both are not competitors, right? If the दोनों ब्रांड, हाँ बिल्कुल है ना, तो कॉम्पिटिटर्स की क्या पॉलिसीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरीके का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हैं, वो भी इफेक्ट करेगा। और एनवायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक जैसे कल्चरल फैक्टर, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, जीएसटी वगैरह, फिजिकल एनवायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग विल गोइंग टू इफेक्ट द चैनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगे, आपके प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक आएगा, मार्केट साइज, कस्टमर डिमांड, मिडलमैन कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और एनवायरमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, या कह सकते हैं एनवायरमेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है। क्लियर हो गए सारे फैक्टर्स? ओके, मीनिंग ऑफ बीटीएल, ठीक है, इसको लिखिए, बिलो द लाइन एक्टिविटीज। बिलो द लाइन एक्टिविटीज, see, below the line activity is something which is related with the direct mails, some things which is related with the internet, right? इंटरनेट से रिलेटेड है, जैसे और कुछ और भी चीजें हैं इसमें। बेसिकली प्रमोशन जो करते हैं ना हम लोग, जैसे कि कैटलॉग के थ्रू करते हैं, टेली मार्केटिंग करते हैं, कॉल करके बताते हैं अबाउट द वेरियस ऑफर्स एंड ऑल, ठीक है। उसके अलावा आपका डायरेक्ट मेल कैंपेन, डायरेक्ट मेल का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू मेल टू द डिफरेंट कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, तो दैट इज नोन एज बीटीएल। बिलो द लाइन में क्या क्या चीजें होंगी आपकी, इट इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, लिखिए डायरेक्ट मेल, हाँ बिलो द लाइन में, बिलो द लाइन में लिखिए, इट इंक्लूड्स डायरेक्ट मेल कैंपेन्स हो गया आपका। ट्रेड शोज, ट्रेड शोज का मतलब क्या, वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड शोज, ट्रेड इंक्लूडेड है बिलो द लाइन में, राइट। Below the line activities include direct mail campaign, trade shows, catalogs. Catalogs मतलब क्या होता है, catalogs में मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेड मतलब बना के दिखाता है। कैटलॉग्स का मतलब होता है जैसे एक बुक वगैरह एक टाइप का बना होता है, जिसमें आपके प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह, उसकी क्वालिटी वगैरह सबके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे बाइक वगैरह के नहीं जाते हैं तो कैटलॉग देते हैं वो आपको बुक, आपको कॉलेज में तो प्रोस्पेक्टस मिलता है, तो कैटलॉग इज समथिंग जहां पर वेरियस प्रोडक्ट का एक प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक रिटन फॉर्म में पिक्चर के साथ, हाँ कह सकते हैं। नेक्स्ट इज टेली मार्केटिंग, इसमें टेली मार्केटिंग भी आएगा आपका, टेली मार्केटिंग, हाँ टेली मार्केटिंग। कंपनी आपकी है, उसका मेन जो स्पेसिफिक काम था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ डील करना, ठीक है। इट्स नेम सजेस्टिंग दैट दे आर बेसिकली डीलिंग विद द पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल गुड्स, दूध वगैरह, घर में जो डेली ब्रेड वगैरह, फिर आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ डील करना। बट नाउ डेज दे आर ऑल्सो डीलिंग विद द अदर ग्रोसरी आइटम एज वेल, ठीक है, ग्रोसरी आइटम्स के साथ भी ये डील करते हैं। तो बीटीएल में क्या क्या चीज लिखा आपने, डायरेक्ट मेल कैंपेन हो गया, ट्रेड शोज वगैरह करना, कैटलॉग्स वगैरह, फिर ब्रांड प्रमोशन की एक्टिविटीज करना। ब्रांड प्रमोशन की एक्टिविटीज के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया को यूज करोगे, इंस्टा फेसबुक पे एक डिजाइन करके पेज को आप शो करोगे अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द ऑफर्स एंड ऑल, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इज टेली मार्केटिंग, मतलब ये समथिंग दैट इज मोर देन डिजिटल, वी कैन से द below the line activity, something which is more than the digital form. यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करना है, even telemarketing is also included in BTL activities. Telemarketing where we are going to use the phone for basically dealing with the customers, for placing the order, for telling about the different kind of offers. अगर कोई loyal customers है तो उनके लिए कुछ exclusive offers हैं, तो we have to tell them about that event, ठीक है। Next is, ठीक है, BTL एक्टिविटीज जो है दैट इज मोर इंटरेक्टिव एंड गिव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रांड एंड कंज्यूमर टू कनेक्ट विद द पर्सनल लेवल। यानी बिलो द लाइन जो एक्टिविटीज है
यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कस्टमर के इंट्रैक्शन पे काम करते हैं, यानी कस्टमर के साथ हम इंट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। ये सारे तरीके तो हैं ही बिलो द लाइन में, उसके अलावा यहाँ पर ज्यादा इंट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये एक्टिविटी जो होगा ना, इसके थ्रू, जैसे आबिद एंड राना है, आबिद इज अ कस्टमर एंड मान लीजिए राना जो है ही इज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव, ही विल ट्राई टू इंटरेक्ट विथ यू, ही विल ट्राई टू टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बिग बास्केट। ठीक है, एक इंटरेक्टिव वे में होगा। अब नाउ दिस इज द टू वे कम्युनिकेशन, यू विल गोइंग टू आस्क हिम, आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क हिम। ठीक है, तो यहाँ इसको ज्यादा इंटरेक्टिव वे में बनाने की कोशिश करते हैं। बिलो द लाइन एक्टिविटीज जो होता है दैट इज द इंटरेक्टिव वे, जहां पर ब्रांड्स और कंज्यूमर्स जो है एक दूसरे से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर एक और टर्म है दैट इज अबव द लाइन। अबव द, जब बिलो द लाइन पढ़ा है तो अबव द लाइन भी सुन लो क्या आता है। अबव द लाइन का मतलब है यहाँ पर जो है हम एडवर्टीजमेंट को यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द एडवर्टीजमेंट। जैसे पहले वाले में क्या था, बिलो द लाइन में विल ट्राई टू मेक इंट्रैक्शन विद द कस्टमर, हम कस्टमर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट अबव द लाइन इज समथिंग जहां पर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, पर्सनल इंटरेक्शन के चांसेस कम होंगे। अब टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट देखते हैं बट वी कैन नॉट टॉक टू द दैट एडवर्टाइजर, या फिर जो पर्सन उसमें एडवर्टाइज कर रहा है, वी कैन नॉट टॉक टू देम बट वी कैन लिसन देम, वी कैन सी that all those messages whatever they are basically showing us, right? But in the case of the above the line, आजकल के टाइम पे क्या चल रहा है आपका BTL, you have to show the special concern toward the customer and you have to tell them that you are the valuable person for us. ठीक है, तो above the line में अगर कभी भी क्वेश्चन रेज होता है, whenever they will ask the question that what is above, जहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर का ब्रांड के साथ नहीं होता है उसको कहते हैं above the line। below the line where we will try to make it more interactive, पर्सनल लेवल पे जाकर हम कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे। और उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट मेल, टेली मार्केटिंग हो सकता है। ठीक है, ये सारे तरीके किस में आएंगे आपके बिलो द लाइन में। क्लियर हो गया एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।